क्या एक बहुत स्ट्रांग आर्मी एक बवंडर को, एक तूफान को हरा सकती है? या फिर क्या एक बहुत स्ट्रांग नेवी एक बड़े तूफान को, टाइफून से जीत सकती है? या फिर एक बहुत स्ट्रांग एयरफोर्स कोई वॉल्केनो उठ रहा है, ज्वालामुखी, उससे जीत सकता है क्या? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर है नहीं। आप नेचर के साथ अगर लड़ाई करोगे तो जीत नहीं सकते हो। बट फिर भी कुछ कमांडर्स ऐसे हुए हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके सोल्जर्स इतने स्ट्रांग हैं या उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि वो किसी भी मुश्किल से जीत सकते हैं, ना सिर्फ आर्मी से बट नेचर से भी। और इसीलिए जब नेपोलियन ने बहुत सालों पहले सोचा था कि वो रशियन एम्पायर को जीत लेगा, तो उसने रशिया को इन्वेड किया। और जब रशियन विंटर पड़ा तो उसके बैटल हार्डन सोल्जर्स जो थे, जिनको आदत थी इतनी लड़ाइयां करने की, लड़ाइयां जीतने की, वो लोग वहां पे हार गए क्योंकि ठंडी ने उनको रोक दिया। फिर वही गलती की 1941 में जर्मनी ने। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान जब सोवियत यूनियन को इन्वेड किया था तो उसके सामने भी ठंडी पड़ी और 1941 में आते आते बैटल ऑफ मॉस्को में जर्मनी की हार हो गई थी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पूरे मानव के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने दूसरे लोगों के साथ नहीं बल्कि प्रकृति के साथ, नेचर के साथ लड़ाई की है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए एक प्लेलिस्ट बनाई जाए, एक सीरीज बनाई जाए जिसमें मैं कुछ ऐसे बैटल्स के बारे में बात करूंगा जिसमें एक कमांडर ने या एक आर्मी ने, एक नेवी ने दूसरी नेवी के साथ नहीं, आर्मी के साथ नहीं बल्कि नेचर के साथ, फोर्सेस ऑफ नेचर के साथ लड़ाई की। तो ये जो मेरी पूरी प्लेलिस्ट होगी, इसके सारे एपिसोड्स अलग अलग होंगे, मतलब जुड़े हुए नहीं होंगे, बट एक पूरी प्लेलिस्ट होगी। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उस प्लेलिस्ट का नाम होगा मैन वर्सेस नेचर। इस वीडियो में मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा आपको जिसमें अमेरिकन नेवी ने समुद्र के तूफानों के साथ टक्कर ली थी। कहानी शुरू होती है दिसंबर 7, 1941 से। यह वो तारीख थी जब जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया और इसी के साथ अमेरिका अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया था। ये जो पूरी कहानी है कि कैसे अमेरिका पे अटैक हुआ पर्ल हार्बर के ऊपर, फिर कैसे अमेरिका जुड़ा, फिर उसके बाद में जर्मनी से लड़ाई की, ये सारी जो चीजें हैं, इसको मैंने पूरी इसके लिए एक सीरीज बनाई है जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर II फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उस सीरीज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे जापान ने क्यों हमला किया अमेरिका के ऊपर और फिर अमेरिका ने कैसे जापान के साथ साथ जर्मनी के साथ भी लड़ाई की। तो जब अमेरिका को पता चल गया कि अब वो जापान के साथ फुल ब्लोन लड़ाई करने वाले हैं, और अगर आप जापान का मैप देखेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि वो एक आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो अगर आपको जापान को हराना है तो आपकी नेवी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो 1941 में अमेरिका एंटर किया था दिसंबर साल के एंड में, और फिर 1942, 3, 4 तक आते आते 1944 तक अमेरिका की नेवी बहुत स्ट्रांग हो गई थी क्योंकि अमेरिका एक इंडस्ट्रियल जायंट था। उनके पास इतना रॉ मटेरियल था, इतना उनके पास मेटल था। उन्होंने एकदम फास्ट पेस पे शिप बनाना शुरू किया और वो सारी शिप्स को वो लोग डाल रहे थे पैसिफिक के कैंपेन में। ये सारी शिप्स को यूज करते हुए वो जितने भी पैसिफिक में आइलैंड्स थे जिनके ऊपर जापान ने कब्जा कर लिया था, उनके ऊपर हमला कर रहे थे। और फाइनली जो अमेरिका की कॉलोनी थी वर्ल्ड वॉर II में, फिलीपींस के ऊपर एक बहुत बड़ा आइलैंड है लूजॉन बोल के, तो वहां पे अब अमेरिकन नेवी ने रुक किया कि अब यहां हमला करते हैं, यहां से जापानीज लोग को हटाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जापानीज लोगों को लुजॉन से हटा दिया तो उस पूरे एरिया में जो जापानीज पकड़ है वो ढीली हो जाएगी। तो जो अमेरिकन नेवी के कमांडर्स थे उन्होंने पूरा अपना एक मिशन प्लान किया कि कैसे हमको लुजॉन को अटैक करना है। और उन्होंने सोचा था कि हम लुजॉन के पास जाएंगे तो वहां पे जो जापानीज नेवी है और जापानीज आर्मी जो है आइलैंड्स के ऊपर, उनके साथ हमको लड़ाई करनी होगी। परंतु उन्होंने ये नहीं सोचा कि जापान के अलावा भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है उनका वहां पे, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, और वो दुश्मन था पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। जब अमेरिकन शिप्स उस पानी में जा रही थी तो उस समय वो लोग उस एरिया में जब थे तो वो पर्ल हार्बर यानी कि उनका जो होम आइलैंड था वहां से 9000 किलोमीटर दूर थे अमेरिकन शिप्स, और उनको कुछ आइडिया नहीं था कि यहां पे पानी का बर्ताव कैसे होता है। और दूसरी तरफ जो जापानीज लोग थे उनको ये लगता था कि पैसिफिक ओशन और पूरे जो महासागर की जो शक्तियां हैं वो उनके साथ है, जापानीज लोगों के साथ, क्योंकि भगवान उनके साथ है। ऐसा क्यों लगता था जापानीज को? इसकी भी एक कहानी है। साल 1274 में एक मंगोल राजा था जिसका नाम था कुबलाई खान। उसने सोचा कि भाई जापान के ऊपर अटैक करना है, उस आइलैंड को उसको जीतना है। उसने इन्वेजन का प्लान बनाया। तो उसने इस इन्वेजन के लिए 1000 ट्रांसपोर्ट शिप्स का अरेंजमेंट किया और उसमें उसने भेजे 40,000 सिपाही। जब ये पूरा जो जत्था था, ये पूरा नेवल कैंपेन जापान पहुंचने से पहले ही उनको लड़ाई करनी पड़ी एक टाइफून के साथ। एक बड़ा समुद्री तूफान आ गया जिसने इतना भयंकर डैमेज कर दिया कि 40,000 में से 13,000 सैनिक टाइफून में मारे गए। तो इतना बड़ा नुकसान हो गया उसकी आर्मी का इन्वेड करने से पहले ही। तो कुबलाई खान ने कहा कि छोड़ यार,
वापस आ जाओ। तो सारे जो जो ये पूरा लोग गए थे वो वापस आ गए। बट कुबलई खान के मन में अभी भी था कि उसको जापान को हराना तो है, तो उसने वापस 7 साल के बाद यानी 1281 में फिर से प्लान किया कि इस बार जापान पे अटैक करूंगा, एक बड़ी फोर्स लेके जाऊंगा। तो इस बार उसने 4500 शिप्स अरेंज की और उसमें उसने डाले 1,45,000 सोल्जर्स। इतनी बड़ी सेना को लेके वो अपनी शिप्स में जा रहा था। आप समझिए कि उस समय तक ये पूरे मानव इतिहास की सबसे बड़ी आर्मी थी जो इतनी सारी शिप्स में जा रही थी। और ये लोग पहुंचे जापानीज आइलैंड्स पे और जो इनिशियल रेजिस्टेंस मिला उनको जापानीज आइलैंड्स में, उस रेजिस्टेंस को इन्होंने तोड़ दिया। मतलब वहां पे कुबलई खान की आर्मी की जीत हुई। पर पहले दूसरे दिन की लड़ाई के बाद जब वो लोग जीत के वापस रेस्ट करने के लिए अपनी शिप्स पे आए, जो अभी भी शिप्स पानी में थी, तब आ गया वापस एक तूफान, एक टाइफून आ गया। और इतना भयंकर टाइफून था वो कि सारी शिप्स जो इनकी हैं, ज्यादातर शिप्स तहस नहस हो गई। अगर नंबर्स आपको बताऊं तो 1,00,000 सोल्जर्स इस टाइफून में मारे गए। अब कुबलई खान का मन बन गया कि जापानीज लोगों को तो हरा भी दूं, बट इनके तूफानों को मैं नहीं हरा सकता। और वो वापस चला गया। और इसके बाद उसने कभी भी कोशिश नहीं की जापानीज आइलैंड्स को हराने के लिए। और इसीलिए जापानीज लोग को लगता था कि जब भी उनकी मातृभूमि के ऊपर कोई अटैक करने आता है तो उसके आसपास जो समुंदर है, पैसिफिक ओशन, वो उनकी रक्षा करता है। उसमें बड़े बड़े तूफान आते हैं और ये जो बड़े बड़े तूफान आते हैं और जोरों से हवाएं चलती हैं, इन तूफानों को नाम दिया जापानीज लोगों ने कामिकाजे। और कामिकाजे एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम था वर्ल्ड वॉर 2 में भी। वर्ल्ड वॉर 2 में कामिकाजे का क्या सिग्निफिकेंस है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। बहरहाल वापस बात करते हैं अमेरिकन नेवी की, जो लुजोन में अटैक करने जा रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1944 में। तो एक अमेरिकन बहुत सारी शिप्स को इकट्ठा करके एक टास्क फोर्स बनाई गई जिसका नाम था टास्क फोर्स 38, TF-38। और इसमें थे 7 हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर, 6 लाइट कैरियर्स, उसके अलावा 8 बैटलशिप्स थी और बहुत सारे डिस्ट्रॉयर्स थे। तो आप समझिए एक बहुत बड़ा ग्रुप था शिप्स का जिसको इस अटैक के लिए अपॉइंट किया गया था। और ये जो पूरा टास्क फोर्स 38 था, इसके जो लीडर थे, कमांडर थे, उनका नाम था एडमिरल विलियम हॉल्जी। एडमिरल हॉल्जी की बहुत सी रेपुटेशन थी अमेरिकन नेवी में। उनको ऐसा मानते थे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांडर हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत दारू पीते हैं और बहुत तेज और बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं। तो जब इनको इस मिशन के लिए अपॉइंट किया गया तो उनको बताया गया था कि आपको फिलीपींस पे जाना है और वहां के आइलैंड्स में जितनी भी जापानीज एयरफील्ड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है, ताकि जो हमारी नेवी से जो शिप्स आ रही हैं और जो हमारे ट्रूप्स हैं जिनको लैंड करना है आइलैंड्स पे, वो इजीली लैंड कर पाए और जापानीज एयरफोर्स और उनकी जो आर्मी है उनको तंग ना कर पाए। तो उसने कहा ठीक है, हो जाएगा। तो दिसंबर 14 साल 1944 को एडमिरल हॉल्जी अपने ये जो टास्क फोर्स 38 है उसको लेके पहुंचे मिंडोरो के आइलैंड पे। और वहां पे जो एयरफील्ड थी, जापानीज एयरफील्ड, उन पे दबा के उन्होंने बॉम्बिंग की उनके एयरक्राफ्ट से। और ये जो उनका मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ। तो हॉल्जी खुश, चलो मिशन तो हमने पूरा कर लिया। और उसके बाद इस इनिशियल सक्सेस के बाद उन्होंने कहा कि हम वापस ओपन सीज में जाते हैं और सारी शिप्स को पीछे लेके गए और यहां पे आके रिफ्यूल करेंगे सारी शिप्स को। देखिए, क्योंकि अगर आप आइलैंड के पास है वहां पे रिफ्यूल करते हैं तो टेंशन क्या होती है कि अगर कोई भी काउंटर अटैक होता है, अगर कोई जापानीज नेवी की कोई सबमरीन्स आती हैं, उनके एयरक्राफ्ट आते हैं, उनकी बड़ी शिप्स आती हैं, तो वापस आपको अटैक करना पड़ेगा, वापस लड़ाई करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको अगर रिलैक्स करना है, रिफ्यूल करना है अपनी शिप्स को, तो आप बहुत दूर ओपन सीज में लेके जाते हो, मतलब चारों तरफ पानी ही पानी। तो 3 दिन की लड़ाई के बाद हॉल्जी की शिप्स जब वहां से मूव कर गई और ओपन सीज की तरफ जाने लगी तो मौसम खराब हो गया और हवाएं चलने लगी जोर से और शिप्स बहुत ज्यादा हिल रही थी। तो क्या हो रहा था कि जो कैरियर्स थे उस पूरी फ्लीट में, उन कैरियर्स के ऊपर जब प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहे थे तो लैंड नहीं कर पा रहे थे। बट क्योंकि वो ओपन सी में आए थे, इनका पर्पस यहां पे था कि सारी शिप्स में वापस तेल भरना है। इसीलिए जो ऑयलर्स थे इनके ग्रुप में, ऑयलर्स मतलब वो शिप्स जिनके ऊपर ऑयल रहता है और उनका पर्पस ये रहता है कि बाकी शिप्स को आप पानी पे ही, मतलब एट सी ही आप रिफ्यूल कर सको। तो कभी भी अगर बड़ा ग्रुप मूव करता है तो उनके साथ कुछ ऑयलर शिप भी रहती हैं। तो ऑयलर शिप्स जब गई बाकी शिप्स के पास और उन्होंने तेल भरना शुरू किया बड़ी बड़ी पाइप निकाल के, तो इतनी जोर से हवाएं चल रही थी कि वो जो पाइप है वो निकल के ऐसे से हिलने लगी और हिल के वो कभी किसी इंसान को लग रही थी, किसी इक्विपमेंट को लग रही थी, तो डैमेज बहुत हो रहा था। तो उन्होंने कुछ कोशिश की, फिर 1 घंटा 2 घंटा कोशिश की और उन्होंने देखा कि हम रिफ्यूल कर नहीं पा रहे हैं, बार बार जो हमारी जो पाइप्स हैं वो निकल जा रही हैं। तो हॉल्जी ने कहा कि चलो रुको। उसने सारे रिफ्यूलिंग को स्टॉप करवाया और बोला कि मौसम अच्छा होने का हम वेट करते हैं। बट हॉल्जी को यह पता नहीं था कि ये जो हवाएं चल रही थी ये कोई नॉर्मल हवाएं नहीं थी, एक टाइफून था। टाइफून एक ऐसा साइक्लोन होता है जो पैसिफिक के ऊपर आता है।
वो बहुत तेजी से हवाएं आती हैं और बहुत जोर से बारिश होती है। तो जब हॉल्जी ने कहा कि हम मौसम इंप्रूव होने का वेट करते हैं, तो उसको पता नहीं था कि ये जो इतनी जोर से हवाएं चल रही हैं वो नॉर्मल हवाएं नहीं है, वो टाइफून की हवाएं हैं और वो हवाएं तेजी से उसकी शिप की तरफ बढ़ रही हैं। जब हॉल्जी ने देखा कि भाई मौसम तो इंप्रूव हो नहीं रहा है, तो उसने कहा कि चलो यहां से अपनी शिप्स को मूव करवाते हैं। उसने अपनी शिप्स की डायरेक्शन को चेंज किया और किसी और तरफ गए। वहां गए तो वहां पे भी तूफान चल रहा है और वहां पे भी वो रिफ्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसने कहीं और कोर्स चेंज करा, कहीं और जाते हैं, वहां भी उनको तूफान मिल रहा है और वो तूफान इतनी जोर से आ रहा था कि शिप जो होती है ना, वो पानी में वेव्स की वजह से लहरों पे एकदम ऊपर जा रही थी, फिर एकदम नीचे आ रही थी। इसकी वजह से जो कैरियर्स भी थे, जो बड़े बड़े जो जहाज होते हैं जिसपे एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं, उनके ऊपर जो जहाज थे वो हिल रहे थे, वो पानी में गिर जा रहे थे। जो भी चीज डेक के ऊपर है उसको अगर आपने टाइट बांध के नहीं रखा है तो वो उड़ के गिर जा रही थी। और ध्यान रखिए कि शिप्स में जो है अब फ्यूल जो है वो कम हो गया था, तो इसकी वजह से शिप्स और हल्की हो गई थी और ये जो तूफान आ रहा था वो बड़े मजे से खिलौनों की तरह शिप्स को उठा उठा के फेंक रहा था। तो 18 दिसंबर को हॉल्जी ने कहा कि यार वापस हम चेंज करते हैं डायरेक्शन को, किसी और तरफ जाते हैं जहां पे हमको थोड़ा सा शांति मिले पानी में। और इस बार जो उसने ऑर्डर दिया, वो जब उसकी शिप्स उस डायरेक्शन में गई तो उनको पता नहीं था कि वो जहां जा रही हैं तूफान वहीं पे है, तूफान का जो सेंटर होता है। और सारी शिप्स उसकी जाने लगी अब तूफान के सेंटर में, जिसको आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। अब जो सेलर्स थे इन शिप्स के ऊपर, अब जो तूफान वो देख रहे थे, उन्होंने कभी लाइफ में ऐसा नहीं देखा था। और इसके बारे में ऐसा कहा भी जाता है, हॉल्जी ने भी कहा था इस पूरे इंसिडेंट के बाद, कि जिस इंसान ने तूफान एक्चुअली वहां रह के देखा नहीं है ना, तो वो कभी भी समझ नहीं सकता कि ये कितना भयंकर होता है। जो बड़ी बड़ी शिप्स थी, एयरक्राफ्ट कैरियर जो इतने बड़े होते हैं, उनको वो तूफान ऐसे उछाल रहा था और फिर गिरा रहा था। आप इमेजिन करिए कि इतनी हजारों टन के जो जहाज हैं वो एकदम पानी में उछल रहे हैं, इतना ऊपर उछल रहे हैं, फिर एकदम नीचे गिर रहे हैं, तो कितना वो पानी उछाल रहे होंगे, आसपास जो शिप्स हैं वो कितनी हिल रही होंगी। हॉल्जी ने ये तक कहा कि वो उस समय हॉल्जी वो भी इसी ग्रुप में था और वो यूएसएस न्यू जर्सी में था, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर था। तो वो कह रहा था कि मेरे कैरियर पे भी मैं अपने शिप का जो एकदम आगे वाला हिस्सा होता है, बाव, उस बाव को भी वो देख नहीं पा रहा था, इतनी धुंध हो गई थी और इतना पानी आ गया था और उसकी शिप एकदम ऊपर जा रही थी। तो देखने से लग रहा था कि वो रॉकेट बन गई है और ऊपर जाके फिर एकदम जोर से गिर रही थी। तो वो कह रहा था कि मेरी इतनी भारी एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी अगर ये हालत हो रही है तो जो बाकी डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो छोटी शिप्स हैं, उनकी तो क्या ही हालत हो रही होगी। और वो बिल्कुल सही कह रहा था। इस पूरे जो पूरा ग्रुप था टास्क फोर्स 38, उसमें बहुत सारी शिप्स एकदम नाच रही थी पानी में, एकदम एक तरफ से एकदम तिरछी हो जा रही थी। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ फोटोज दिख रही होंगी, ये वही उसी टाइम की फोटोज हैं जब ये इतना भयंकर तूफान आया था। हॉल्जी को समझ में आ गया कि अब अगर हम जो फॉर्मेशन में चल रहे हैं वैसे ही चलते रहे तो सारी शिप्स हमारी डूब जाएंगी। तो उसने एक ऑर्डर दिया सारी शिप्स को कि तुम जैसे भी हो सकता है अपनी अपनी शिप्स को बचाओ, अब फॉर्मेशन में रहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब हॉल्जी अच्छे से समझ गया था कि चाहे अब जापानीज लोग हम पे अटैक करें ना करें, बट ये टाइफून ही हम सबको डुबा देगा। और इसके साथ इस टास्क फोर्स की 3 शिप्स इस तूफान की वजह से डूब गई। उन शिप्स का नाम था हल, स्पेंस और मोनागन। इसके अलावा इस टास्क फोर्स में एक डिस्ट्रॉयर था जिसका नाम था यूएसएस टैबरर, और वो एक ऐसा डिस्ट्रॉयर था जो इस पूरे तूफान में लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा था। उसका जो कैप्टन था उसका नाम था हेनरी। उसने कहा था कि चाहे हमारी शिप डूब जाए, बट हमको जितने भी पानी में गिर रहे हैं सेलर्स, जो मरने वाले हैं, उनको हमको बचाना है। तो उसकी खुद की शिप की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी, बट उसने सारे अपने सेलर्स को ऑर्डर दिया कि जितना भी हमारे शिप पे हैवी आइटम है उसको नीचे की तरफ लेके जाओ, ताकि शिप में वजन आए और इसके से शिप थोड़ी हमारी स्टेबल होगी। और फिर सारे सोल्जर्स जो पानी में थे उनको उन्होंने ढूंढना शुरू किया, रस्सी फेंक फेंक के उनको निकालना शुरू किया। कुछ सेलर्स ऐसे थे जो इतने थके थे पानी में कि वो तैर भी नहीं पा रहे थे, तो यहां से वो रस्सी फेंक रहे थे और कुछ सेलर्स एक्चुअली पानी में कूद रहे थे उनको निकालने के लिए। हॉल्जी ने फिर ऑर्डर दिया कि सारी शिप्स को रीग्रुप करना है, मतलब सारी शिप्स एक साथ हैं, बट टैबरर वहां पे उस रीग्रुप को उसने ज्वाइन नहीं किया और उसने कहा कि नहीं, हम जो सेलर्स बचे हैं पानी में उनको हम बचाएंगे। फाइनली 19 दिसंबर को ये जो तूफान है वो थोड़ा कम हुआ और सारी हॉल्जी की जो टास्क फोर्स 38 की शिप्स थी वो सारी रीग्रुप हुई और टैबरर फिर लास्ट में आई, अपने साथ 55 सेलर्स को उन्होंने रेस्क्यू कर लिया था पानी से। जो टैबरर का कमांडर था उसको लग रहा था कि उसको पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि उसने हॉल्जी के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था। हॉल्जी ने कहा था कि सारी शिप्स को रीग्रुप करना है, बट ये जानबूझ के नहीं आया क्योंकि इसको सेलर्स को रेस्क्यू करना था, बट नहीं, टैबरर के कमांडर को अवार्ड दिया गया। और इसके बाद इस इंसिडेंट के ऊपर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई। जब भी इतना बड़ा कोई इंसिडेंट होता है जिसमें इतनी जानमाल की हानि होती है तो एक बड़ी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। और जब ये इंक्वायरी कंप्लीट हुई तो ये पाया गया कि
इस पूरी ट्रेजेडी का जो एकमात्र इंसान रिस्पॉन्सिबल है वो है विलियम हॉल्जी, टास्क फोर्स 38 का कमांडर। सारी गलती उसी की है। परंतु साथ में यह भी कहा गया कि ये जो ट्रेजेडी हुई इसमें गलती तो है इसकी, बट इसने गलती नेग्लिजेंस की वजह से नहीं की है। मतलब इसने जानबूझ के किसी चीज को इग्नोर करके, अनदेखा करके नहीं किया। इसके पास जो इंफॉर्मेशन थी इसने उसी पे एक्ट किया और फिर भी किस्मत खराब थी और ये सब ट्रेजेडी हो गई। बट इसमें गलती तो इसी की है, बट इसकी गलती लापरवाही की वजह से नहीं हुई है। इसी वजह से हॉल्जी को कोई पनिशमेंट नहीं दी गई और अमेरिका को रियलाइज हुआ कि इतने बड़े बड़े तूफान अगर आते रहेंगे और उनकी शिप को बार बार इसके साथ डील करना पड़ेगा तो उनकी नेवी ऐसी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए फिर अमेरिका ने पर्ल हार्बर में एक वार्निंग सेंटर उन्होंने एस्टैब्लिश किया, जहां पे सिर्फ टाइफून्स से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है अगर, तो वो लगातार इंफॉर्मेशन उनको नेवी को दी जा रही थी। ये जो तूफान था ये पूरी अमेरिकन नेवल हिस्ट्री का सबसे भयंकर तूफान था। इस टाइफून का ऑफिशियल नाम था टाइफून कोबरा और इसको अक्सर हॉल्जी टाइफून भी कहते हैं क्योंकि इसमें हॉल्जी मेन बंदा था जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। हॉल्जी को लगा कि चलो ठीक है, ये तूफान को उसने झेल लिया और उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, उसमें वो बच गया, पनिशमेंट नहीं मिली। परंतु 6 महीने के बाद वापस उसी की किस्मत खराब थी, उसकी टास्क फोर्स वापस एक तूफान में पड़ी और इस बार जो तूफान था इसका नाम था टाइफून कॉनी। टाइफून कॉनी ने वापस इसकी शिप्स को डिस्ट्रॉय किया, बट इस बार जो नुकसान था वो इतना भयानक नहीं था जो टाइफून कोबरा में था। टाइफून कोबरा में लगभग 800 लोगों की जान चली गई थी, बट कॉनी में उतना नुकसान नहीं हुआ था। और इस बार फिर से इंक्वायरी हुई और ये पाया गया कि इस बंदे को पनिशमेंट करने का फायदा नहीं, क्योंकि इसके पास जो इंफॉर्मेशन थी उसके अफसर ने सही ही काम किया। ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिकन नेवल हिस्ट्री में हॉल्जी की एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है कि एक स्ट्रॉन्ग कमांडर था और बहुत एग्रेसिव कमांडर था, बट इसके साथ नेचर ने बहुत खेल किया था। फाइनली हॉल्जी को वापस भेजा गया अमेरिका और जब वो अमेरिका आया तो उसका लोगों ने बहुत स्वागत किया और इसको लोग आज भी याद करते हैं कि एक बहुत ही टफ और खूंखार कमांडर था। बट जो भी हो, आप देखिए कि इतनी स्ट्रांग, इतनी बड़ी रेपुटेशन है अमेरिकन नेवी की, बट जब वो नेचर के साथ टकराए तो एक टाइफून के सामने कितनी बड़ी भी नेवी खड़ी कर दो आप तो उसकी कोई औकात नहीं हो। तो ये तो थी कहानी टाइफून कोबरा की। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूं जिसमें अलग अलग मैं ऐसे बैटल्स की कहानी सुनाऊंगा आपको जिसमें इंसानों ने लड़ाई की नेचर के साथ। उस प्लेलिस्ट का नाम है मैन वर्सेस नेचर और उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फाइनली, अगर आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में कामिकाजे ये नाम आपने कहां सुना है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना।